टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपके पास कि शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, या आएगा प्रूव दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, या डिराइव द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट, एक चार्ज मैंने ले लिया है प्लस क्यू चार्ज, और इस लाइन में 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स और प्लस क्यू चार्ज, 2 पॉइंट, एक पॉइंट को मैंने ए मान लिया, दूसरे पॉइंट को बी मान लिया, और जो प्लस क्यू चार्ज है ये आपका ओ पॉइंट पे प्लेस्ड किया हुआ है। अब ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, चूंकि लाइन स्ट्रेट है तो डी आर का डिस्प्लेसमेंट है। ऊपर वेक्टर दे दिया मैंने। साथ ही साथ जो आप यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, चूंकि चार्ज इधर है तो इस तरफ, इसके कारण हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके सराउंडिंग्स में इस तरफ। तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ले रहा हूँ राइट साइड डायरेक्शन में। तो राइट साइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड। ठीक है, ए पॉइंट पर के पोटेंशियल को वी ए मान लिया मैंने, बी पॉइंट पर के पोटेंशियल को वी बी मान लिया मैंने। अब ए पॉइंट, अब पोटेंशियल कहाँ पर की ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो बी पॉइंट पर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो बी पर की पोटेंशियल मैंने v प्लस डी वी ले ली और ए की पोटेंशियल मैंने v ले ली, तो ज्यादा हो गया पोटेंशियल किसका, बी पॉइंट का। अब दोनों की पोटेंशियल मैंने दिखा दी यहाँ पे, और ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिर से मैंने दिखा दिया। आप चूंकि फोर्स लगाओगे, मान लो आप वर्क डन करना चाहते हो, आप ए से बी तक लाना चाहते हो, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मैं ले रहा हूँ, टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट लेते हैं, टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नॉट ले लिया, और इस टेस्ट चार्ज को मैं ए से बी पे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सलेशन, इस चीज का ध्यान रखना होगा। विदाउट एक्सलेशन मतलब आपने यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आप ए से बी पे लेके गए हो। ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ तो एक्सलेशन होगा, लेकिन विदाउट एक्सलेशन आप ए से बी पे लेके गए हो। इस चीज को बिल्कुल मार्केबल बात है, ध्यान में रखना है। तो ऐसे केस में जो आप देखते हो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, F इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट ई। ठीक है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क डन क्या होगा ए से बी तक ले जाने में, जिसकी बात मैं कर रहा था कि वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट DR है। तो ठीक है, दोनों में डॉट प्रोडक्ट है, और फोर्स आप जिधर भी लगा रहे हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बन रही है वो आपको पता है, वो पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। 180 डिग्री की एंगल बन रही थी जो हमने डिस्कस किया था पिछली बार। तो इस कारण से यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे cos 180 डिग्री ना लगा के माइनस एफ डी आर डायरेक्ट लिख दिया। तो अब F की जो वैल्यू है वो है क्यू नॉट ई, तो यहाँ पे आप क्यू नॉट ई लिख रहे हो इंटू डी आर, तो इंटू डी आर भी आपने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरफ से हमारे पास वर्क डन आ गया, इसको मैं यहाँ पे एक तरफ रख देता हूँ। उसी तरफ दूसरी तरफ मैं वर्क डन के लिए आपको दिखाता हूँ कि वर्क डन के लिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है। तो वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा भी है। V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, तो W इक्वल टू होता है Q इंटू V। तो इस तरह से वर्क डन इक्वल टू होता है पोटेंशियल Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, B की पोटेंशियल ज्यादा है तो इसलिए VB माइनस VA मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो VB माइनस VA लिख दिया। देन Q नॉट इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो VB है उसकी पोटेंशियल है V प्लस DV और इसकी पोटेंशियल है V, दोनों को माइनस करोगे तो V और V कैंसिल हो जाना है, DV बचेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो Q DV, इसको बॉक्स में डाल दिया। इस वाले भी यहाँ पे भी मैंने एक वर्क डन पहले से निकाल रखा है, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, और ये निगेटिव में है, ध्यान रखेंगे। अब 2 वर्क डन हो गए हमारे पास। दोनों वर्क डन का आप क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर लो। तो दोनों का इक्वेट करो, एक तरफ आप माइनस क्यू ई इंटू डी आर, दिस वन
लेफ्ट साइड में जो मैंने ये निकाला है इसको मैंने पहले लिख दिया, और दूसरी तरफ जो वर्क डन है क्यू नॉट इंटू डी बी, इसको मैं ले लेता हूँ। अब आप देखो दोनों तरफ क्यू नॉट को कैंसिल हो जाना है, लिख दिया। तो आपके पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन ई इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस डी बी बाय डी आर। ये एक रिलेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, और ये इसको भी बॉक्स में ले लो। तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बड़े ही इजीली मेथड से यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगला हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखिए एनर्जी मतलब आपके पास एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा, चाहे आपके किसी भी पार्ट में हो, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेविटेशनल एनर्जी की भी बात करो, तो वहां पे भी आपको वर्क डन निकालना पड़ता है। तो आप वर्क डन ही निकालोगे तो उससे एनर्जी आपको मिल जाएगी। जिस तरह से काइनेमेटिक्स में भी हम लोग स्टडी करते थे, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि जब भी बात एनर्जी की होती थी तो हम लोग वर्क डन निकालते थे, और वर्क डन के बाद हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उसी से डिराइव किया करते थे। तो इसका मतलब है जहाँ पे भी एनर्जी की बात होती है तो वर्क डन आप निकालोगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों ही डिराइव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ आपको। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ। इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। और मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड डायरेक्शन में है, एरो मार्क से देख सकते हो आप। और डायपोल को मैंने चाहता तो बिल्कुल स्ट्रेट भी ले सकता था, लेकिन मैंने एक जनरल फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एंगल से इंक्लाइन करके रखा हुआ है। और इंक्लाइन किया हुआ है तो डायपोल की जो डायरेक्शन होती है आपको पता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो डायपोल की डायरेक्शन भी मैं पी से यहाँ पे दिखा दिया। अब चूंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इस तरफ आपका लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इस तरफ राइट साइड में निगेटिव रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है। तो जब ये पॉजिटिव रहा होगा तो ये इधर निगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ फोर्स लगेगा एक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई। ध्यान रखेंगे F इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस क्यू ई। उसी तरह से राइट साइड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, ये भी लगेगा F इक्वल टू प्लस क्यू ई यहाँ पे। तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स जो कि पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू ई, और एक एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू ई। अब दो फोर्स जब किसी भी सिस्टम पे लगता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप कह सकते हो कपल ऑफ फोर्स क्या बताता है, टॉर्क को बताता है। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे टॉर्क जो है वो अपना काम कर दे रहा है। तो टॉर्क के लिए आप क्या करते हो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो फोर्स तो हमने देख लिया, दो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच की जो है वो ये है। अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों, एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला है। तो इस लाइन को मुझे फाइंड करना है, ये वाली लाइन ही फाइंड करना है। अगर मैं इसको कुछ भी नाम दे दूं तो वो एक P, कैपिटल P से भी मानूं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ हमें एंगल अभी कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो चाहे इसका फोर्स हो या इसका फोर्स हो, चाहे राइट साइड लगने वाला हो चाहे लेफ्ट साइड लगने वाला हो, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में होगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने लिख दिया। दिस वन इज इक्वल टू F इक्वल टू क्यू ई आप लिख सकते हो यहाँ पे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एंगल में यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एंगल बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो डायपोल की डायरेक्शन इधर है इंक्लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में राइट साइड बिल्कुल एक्स एक्सिस अगर माने तो एक्स एक्सिस में इस तरफ है। तो इसके साथ जो एंगल बन रही है उसको मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल बन रही है। यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा। तो इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा निकालूंगा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के सामने का परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, और हाइपोटेनियस जो कि 2l का है। तो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, ऊपर देख सकते हो आप साइन थीटा इक्वल टू P बाय H। तो ये वाला जो पोर्शन है ये P है, और H, तो P H हाइपोटेनियस जो है वो आपका 2l है, क्योंकि ये डिस्टेंस है माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की। तो दिस वन 2l। तो इस दोनों को इक्वेट कर लेंगे साइन थीटा और P बाय 2l को। तो 2l साइन थीटा के साथ अगर प्रोडक्ट में आएगा तो 2l साइन थीटा, तो मतलब P इक्वल टू आपके पास आपको मिल रहा है 2l साइन थीटा।
तो इस जगह पे आपने यहाँ पे 2L sin थीटा यहाँ पे लिख देना है। और आपको पता है Q इंटू 2L क्या होता है, P, जिसको आप डायपोल मोमेंट बोलते हो, तो P sin थीटा हो गया। तो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, यही फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो अब बात होती है यहाँ पे, मान लो कि ये कितने एंगल से, छोटा सा कोई एंगल से ये जो है मूव कर रहा है, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण छोटे से एंगल से ये अपनी कुछ एंगल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स F लगाया है आपने। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हो रही है तो नेचुरल सी बात है वर्क डन भी यहाँ पे छोटा सा dw हो रहा होगा। तो dw किसके इक्वल होगा, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर फोर्स लग रहा है, एंगुलर फोर्स को ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं, तो टॉ इंटू डी थीटा होगा। और टॉ की वैल्यू कितनी आ रही है, Pe sin थीटा, तो इसकी जगह पे आप Pe sin थीटा डी थीटा लिख दो। अब थीटा के लिए एक जनरल कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि मान लो इस स्टार्टिंग में थीटा की पोजीशन थीटा 1 की रही होगी, बाद में फोर्स लगा तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक में इसमें चेंजेस आया होगा। तो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो थीटा 1 से थीटा 2 का हमने कंसीडर कर लिया कि इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी। तो ऐसे केस में जो टोटल अगर वर्क डन की बात की जाए, तो टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल वर्क डन W जो होगा वो इंटीग्रेशन dW से मिलेगा आपको, और इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो dW इक्वल टू होता है Pe sin थीटा डी थीटा। तो P और E तो कांस्टेंट है, बाद में देखेंगे, लेकिन लिमिट अभी आप थीटा 1 से थीटा 2 जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, थीटा 1 से थीटा 2 आप ले लो, तो ये होगा Pe sin थीटा डी थीटा। अब देखो Pe जो आपका है, इसको मैंने बोला P जो डायपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो इसको आप बाहर कर लो इंटीग्रेशन से, सिर्फ रह जाएगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर sin थीटा डी थीटा। तो आप sin थीटा डी थीटा और लिमिट आप ले लो थीटा 1 से थीटा 2 का। तो अब आप बताओ कि sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं sin थीटा का इंटीग्रेशन, वो मिल जाता है आपको माइनस कॉस थीटा, और थीटा लिमिट ले लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक का। तो आप अब जब इसको रिजॉल्व करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा 2 लोगे, कॉस थीटा 2 माइनस में आएगा, और माइनस कॉस थीटा 1 आएगा, तो माइनस माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो पहले मैं कॉस थीटा 1 को लिख लेता हूँ, Pe कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये वर्क डन के लिए आपके पास आ गया। तो ये वर्क डन का पूरा फॉर्मूला हो गया, W इक्वल टू Pe कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यही जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी जिसको U से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑफ द डायपोल। मतलब ये जो वर्क डन है, अब ये इसको आप U से लिख सकते हो। तो U इक्वल टू आपके पास क्या मिल रहा है, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसको बॉक्स में मैंने डाल दिया, तो ये आपका फाइनल एक इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। तो आइए अब यहाँ पे स्पेशल केस के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या हो सकता है, मान लिया जाए आपने थीटा 1 को जो इनिशियल कंडीशन रही होगी डायपोल की, उसको आप थीटा 1 को आप 90 डिग्री ले लो, इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंड थीटा 2 जो है उसको आप ले लो ऐसा कि थीटा ले लो, तब थीटा 1 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप Pe cos 90 तो मेरे ख्याल से 0 होता है, तो माइनस Pe cos थीटा सिर्फ आपके पास बच जाएगा, ठीक है। और अब इसको माइनस P को P डॉट ई डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट P डॉट ई भी लिख सकते हो, और इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने, तो ये स्केलर प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कंडीशनल है, मतलब ऐसा नहीं है, ये मेन फॉर्मूला तो आपका ये है और ये कंडीशनल है। इस तरह के और भी कंडीशंस हैं जिसको मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। ये भी कंडीशनल है, केस है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम का जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसको समझने के लिए डायग्राम पे आते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए अभी थीटा यहाँ पे जो है कुछ एंगल बन रहा है डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि ब्लैक कलर से मैंने एरो मार्क जो दिखाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, मतलब आप जो रेड वाला ये देख रहे हो मैं लेके आ रहा हूँ, इसको मैं धीरे धीरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मैं लेके आ जाऊँ, तो ये थीटा हो गया 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है 0 डिग्री का।
तो अगर ऐसा हो जाए कि थीटा 0 डिग्री हो जाए तब की बात की जा रही है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप सिर्फ फॉर्मूला में अगर अप्लाई कर देते हो तो देखो फॉर्मूला क्या मिलेगा, u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो आप माइनस पी ई लिख सकते हो सीधा। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल यहाँ पे जो मिलेगी आपको वो मिनिमम होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस केस में, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, तो वो मिनिमम होगी व्हेन इट्स डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो उसके पैरेलल हो गया, तो इसी को बोला जाता है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी कब मिलेगी, तो ये तब मिलेगी आपको जब आपका थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना है, इससे पहले वाले केस में आपने 0 डिग्री लिया, अब 90 डिग्री ले रहे हो, तो कैसे ले रहे हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बननी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो कि जो डायपोल आप ले रहे थे, इससे फर्स्ट वाले केस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लिया था, 0 डिग्री किया था। अब ये 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कंडीशन हो जाएगा। तो आप cos 90 आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे cos 90 यहाँ पे मैं रखता हूँ। तो फॉर्मूले में क्या वैल्यू मिल रही है, u इक्वल टू माइनस पी ई cos 90, और cos 90 मतलब 0 हो गया, तो पूरा का पूरा वैल्यू आपका 0 मिल गया। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आपकी 0 हो गई। u इक्वल टू आपका डायरेक्ट आप लिख सकते हो 0 हो गया। कब? एक्सटर्नल फील्ड के परपेंडिकुलर, जब आप इसको डायपोल मोमेंट को इसके परपेंडिकुलर आप जब रखते हो तो वर्क डन, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन भी 0 हो रहा है ना। तो आप कह सकते हो नेट वर्क डन ऑन द डायपोल विल बी 0 एंड हेंस द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो दोनों ही चीजें 0 हो रही हैं यहाँ पे। तो जब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे थीटा की बात अब हम लोग कर रहे हैं 180 डिग्री की। 180 डिग्री अगर आप u इक्वल टू माइनस पी ई, अब जैसे हम लोग रखते हैं cos 180, तो cos 180 रख लेते हैं। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डायरेक्ट प्लस पी ई हो जाएगा। तो प्लस पी ई आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे प्लस पी ई। डायग्राम में अब तो बहुत हद तक क्लियर है कि आप कैसे देखोगे। तो पहले देखो फर्स्ट केस आपका जो था, सारे केस को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट केस आपका पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड केस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थर्ड केस एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह के 3 केसेस यहाँ पे बन रहे हैं। एंटी पैरेलल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का एंगल भी बन रहा है आपका। तो ये सारी तीनों केस आप देख सकते हो यहाँ पे। इस तरह से ये जो होगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इससे पहले मिनिमम था, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो क्या है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। डायपोल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इस एंटी पैरेलल के केस में, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल में केस में होता है, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं।